हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं, सेकंड लेक्चर हमारा है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं पेंसिल को शार्प कैसे किया जाता है। ड्राइंग के कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट आपका पेंसिल भी प्रयोग किया जाता है। पेंसिल कई प्रकार की होती है, हार्ड पेंसिल्स, मीडियम पेंसिल और शॉर्ट पेंसिल। हार्ड पेंसिल का प्रयोग तब करते हैं जब आपको बहुत ही पतली लाइन खींचनी हो, और शॉर्ट पेंसिल का प्रयोग तब करते हैं जब आपको बहुत ही मोटी लाइन खींचनी हो। पेंसिल को साफ करने का कुछ तरीका होता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पेंसिल को साफ करने के लिए हम दो तरीके से साफ कर सकते हैं। पहला होता है कोनिकल एज शेप और दूसरा होता है चीजल एज। अंतर क्या है? यदि आप इसके नोक को देखिए और आप इसके नोक को देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कोन की तरह दिख रहा है, शंख की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कोनिकल एज शेप। और यहाँ पे आपको चीजल, छीनी की तरह दिख रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको चीजल एज शेप। इसमें हम पेंसिल की लंबाई साफ करते समय 30 mm की लंबाई रखते हैं, और जिसमें 8 mm आपका ग्रेफाइट का लीड बनी होती है। ग्रेफाइट कार्बन का एक इलेक्ट्रोड होता है, जिसको हम पेंसिल में लीड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। चीजल एज में आप देख सकते हैं कि यह एक आयताकार शेप में आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें 30 mm की लंबाई होती है और 8 mm इसमें लीड की लंबाई होती है। दोनों का यूज कहाँ करते हैं? कोनिकल का प्रयोग तब करेंगे जब आपको बहुत ही पतली लाइन खींचनी हो, और चीजल का प्रयोग तब करेंगे जब आपको एक मोटी लाइन खींचनी हो। वैसे इंजीनियरिंग में हम लोग जो पेंसिल यूज करते हैं वो आपका मेनली एच हम यूज करते हैं HB पेंसिल, H और 2H। कहीं कहीं 3H पेंसिल का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि पेंसिल की ग्रेडिंग होती है। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं देखते हैं। HB का मतलब होता है हार्ड एंड ब्लैक। इस पेंसिल का यूज करते हैं बाउंड्री लाइन खींचने के लिए, ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए, एंसर लाइन खींचने के लिए, और लेटरिंग करने के लिए हम HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ये लाइन क्या होती है, इसके बारे में हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आज। देखते हैं। दूसरा है H पेंसिल। H का मतलब होता है हार्ड पेंसिल, और इसके अलावा है 2H 3H। 2H का मतलब ये होगा कि ये इसका दूना हार्ड होगा। इसका मतलब यदि इससे आप 0.5 mm की लाइन खींचते हैं, तो 2H पेंसिल से इससे पतला लाइन खींचा जाएगा, जिसकी थिकनेस 0.5 का आधा होगी, यानी ये ज्यादा हार्ड होगा। एच पेंसिल का प्रयोग करते हैं एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए, प्रसार रेखा, फ्री हैंड स्केचिंग करने के लिए, सर्किल और चाप को ड्रॉ करने के लिए, टू ड्रॉ द सर्किल एंड आर्क, एरो हेड बनाने के लिए, सेंटर लाइन खींचने के लिए या एक्स लाइन खींचने के लिए, डॉट लाइन, सेक्शन लाइन या हैचिंग के लिए एच पेंसिल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद डायमेंशन करने के लिए एच पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ये सारे लाइन क्या होते हैं, आगे हम टाइप ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2H पेंसिल का यूज करते हैं प्रोजेक्शन लाइन को खींचने के लिए और कंस्ट्रक्शन लाइन को खींचने के लिए। तो रेखाएं कई प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, और उस रेखाओं को यूज के आधार पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल का प्रयोग करते हैं, जैसे HB पेंसिल, एच पेंसिल और 2H पेंसिल। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट हमने स्केल के बारे में बताया था। आपने इसे हिंदी में कहा था। स्केल भी मार्केट में दो प्रकार मिलती है, 30 सेंटीमीटर का और 15 सेंटीमीटर का। और मुख्यतः यह स्टील या प्लास्टिक की बनाई जाती है, या लकड़ी की भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग लंबाई को सीधी रेखा में खींचने के लिए किया जाता है। एक लाइन आपको सीधी लाइन खींचनी हो, तब हम स्केल की सहायता से, यदि आपको सीधी लाइन खींचनी है, टेढ़ी लाइन खींचनी है, वर्टिकल लाइन खींचना है, तो किसी भी एंगल पे आप लाइन खींचना चाहते हैं, तो आप स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कर्व लाइन खींचना है, तब उसके लिए आप स्केल का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। स्केल का प्रयोग आप लोग करते भी आ रहे हो। स्केल में दो प्रकार के डायमेंशन दिए हुए होते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, इधर आपका इंच में डायमेंशन दिया जाता है, और इसके नीचे यहाँ पर दिया है जहाँ पर सेंटीमीटर में डायमेंशन दिए जाते हैं। सेंटीमीटर और मिलीमीटर, दो प्रकार के डायमेंशन दिए जा रहे हैं,
जो आपको बड़ा वाला ब्लॉक दिख रहा है 0 से लेकर के 1 तक, ये आपका 0 का डायमेंशन होगा। 0 से लेकर 1 तक, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे जो डायमेंशन दे जा रहा है, जो लिखा हुआ डायमेंशन है वो सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। और mm जो छोटा वाला डायमेंशन है, ये डायमेंशन 0 से ये आपका 1 तक, ये 2, 1 से 2, ये 2 से 3, ये छोटा जो डायमेंशन देता है ये mm मिलीमीटर को प्रदर्शित करता है। डायमेंशन हम अपने स्केल की सहायता से इंच में, mm में और सेंटीमीटर में ड्रॉ कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल ट्रांसपेरेंट स्केल का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हैं, लकड़ी का स्केल होगा तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, पारदर्शी नहीं होगा। स्टील का होगा तब पारदर्शी नहीं होगा, इसीलिए प्लास्टिक के स्केल का प्रयोग करते हैं। इसे आप लोग मार्केट से परचेज करना होगा। यही स्केल आपके मिनी ड्राफ्टिंग मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मार्केट में जो स्केल अवेलेबल है वो आपका 150 mm से लेकर 300 mm तक है। ये जिसको हम लोग सेंटीमीटर में कहें तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, यानी 15 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर का स्केल मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी सहायता से आप 0 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के बीच की किसी भी रेखा की लंबाई को एक बार में खींच सकते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है 8वां इंस्ट्रूमेंट, कंपास। ड्राइंग का प्रकार। ड्राइंग में हम प्रकार यूज करते हैं जो कि अभी तक यूज किए जाने वाले प्रकार से थोड़ा सा अलग होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से आप किसी भी सर्किल को बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, किसी आर्क को आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कंपास बहुत ही हेल्पफुल होता है, आप इसको जरूर परचेज करेंगे, ये आपका हेल्प करेगा ड्राइंग को आसानी से बनाने के लिए। कंपास मुख्य तौर पे मार्केट में लोहे का मिलता है या पीतल का भी मिलता है, जिस पर निकिल या क्रोमियम की परत लगी होती है। केमिस्ट्री में एक टॉपिक आप पढ़ते हैं गैल्वेनाइजेशन के बारे में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक टॉपिक होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम निकिल या क्रोमियम का प्रयोग करते हैं उसको जंग से बचाने के लिए। आप देख सकते हैं कि चूंकि ये लोहे का बना हुआ है तो लोहे को जंग से बचाना है, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर निकिल की या क्रोमियम की लेयर चढ़ा देते हैं। आपका जो कंपास होगा तो कंपास का जो नीचे वाला सिरा होता है उस पे हम निकिल या क्रोमियम की एक लेयर उस पे चढ़ा देते हैं। कंपास भी दो प्रकार का मार्केट में अवेलेबल, एक होता है लार्ज साइज कंपास, एक होता है बो कंपास। लार्ज साइज का प्रयोग करते हैं हम लोग बहुत ही बड़े सर्किल को ड्रॉ करने के लिए लार्ज साइज कंपास का प्रयोग किया जाता है, और जब आपका छोटा सर्किल ड्रॉ करना हो तो हम बो कंपास का प्रयोग करते हैं। इसकी बड़ा छोटा मतलब कितना, तो देखिए बड़े प्रकार का प्रयोग, बड़े वृत्त और चाप, इसकी लेंथ देखिए 150 mm यदि आप रेडियस लेकर खींचना चाहते हैं, 15 सेंटीमीटर का रेडियस, तब आप बड़े कंपास का प्रयोग करते हैं। वो कंपास का प्रयोग वृत्त या सर्किल 2 से 60 mm तक खींचने के लिए किया जाता है। 60 mm तक का यदि रेडियस होगा, 60 mm का यदि ये रेडियस है 60 mm का, तब हम छोटे कंपास का प्रयोग करेंगे। और यदि 60 mm से ज्यादा होगा, 150 mm तक, तो हम बड़े कंपास का प्रयोग करते हैं। तो दो प्रकार का कंपास आप सभी लोगों को परचेज करना पड़ता है मार्केट से ड्राइंग को पढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं ये कंपास का फिगर दिखाया गया है। कंपास में ये सिरा जो होता है इसी को हम निकिल या क्रोमियम से प्लेटिंग कर देते हैं ताकि यहाँ पे जंग ना लगे। आप जो यूज करते थे कंपास, उसमें यहीं पर एक पेंसिल लगाने के लिए जगह दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर लीड लगाने के लिए जगह दी जाती है। ये अलग से आता है, इसको इसके अंदर इसमें जोड़ना पड़ता है। इसके लिए इस नॉब को ओपन करते हैं और इस यहाँ पे बने हुए खांचे में इसको इन करा करके इसको टाइट कर लिया जाता है। और आप यहाँ पर लीड का प्रयोग कर सकते हैं, दो प्रकार का दिया जाता है। ये दो प्रकार का दिया जाएगा जिसमें हम लोग लीड को लगाते हैं, इधर आप लीड को लगा सकते हैं या यहाँ से भी लगा सकते हैं। इसी में इसको बड़ा करने के लिए ये अलग से एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है ताकि आप बड़े कंपास को, बड़े रेडियस के सर्किल को आसानी से ड्रॉ कर सकें। और इसका यूज हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो इस जो कंपास की साइज होगी वो 150 mm तक के रेडियस को आसानी से ड्रॉ कर सकती है। ये भी इंस्ट्रूमेंट आप सभी लोगों ने देखा होगा, इसको बोलते हैं डिवाइडर।
डिवाइडर में दोनों साइड से नोक बनी होती है, इसमें पेंसिल हम नहीं लगा सकते, लीड को नहीं लगा सकते। इसका प्रयोग बस प्रोजेक्शन लेने के लिए किया जाता है। आपके पास छाप मिल जाती है, लेकिन इसमें हम इसकी सहायता से हम ड्राइंग नहीं बनाते, बस साफ कर सकते हैं। कंपास को यूज करने का आप तरीका दे सकते हैं। ये आपका डिवाइडर है, ये आपका कंपास है, इसमें हम लीड को लगाने का एक तरीका, कब ऐसे भी मिलता है मार्केट में, ये दूसरा तरीका, दो प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा लेंथनिंग करने के लिए लेंथनिंग बार दिया जाता है। लेंथनिंग बार क्या करेगा, उसकी लंबाई को बढ़ा देगा, जिसकी सहायता से आप लगभग 150 एम रेडियस तक के डायमीटर सर्किल को आसानी से खींच सकते हैं। इसके अलावा सर्किल मास्टर है। सर्किल मास्टर का प्रयोग हम करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किल को ड्रॉ करने के लिए और एंगल को ड्रॉ करने के लिए। हम जो कंपास यूज करते थे उसमें 0 से लेकर के 180 एम तक के रेडियस एंगल को नाप सकते हैं, लेकिन मास्टर सर्किल की सहायता से या मास्टर स्टेंसिल की सहायता से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा 0 से लेकर के 360 एम तक के एंगल को आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किल बनी होती है। इसी सर्किल के आधार पर इसका नाम दिया गया है सर्किल मास्टर। सर्किल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6। ये किसी में रेडियस भी दिया जाता है और कहीं पे आपका डायमीटर भी दिया जाएगा। जब डायमीटर दिया जाता है तो उसमें लिखा जाता है 5 3। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सर्किल खींचेंगे तो उसका डायमीटर 5 का मतलब होता है डायमीटर 3 एम होगा, और इसके अलावा जब डायरेक्टली 3 लिख दिया जाए तो उसका रेडियस 3 होता है। मास्टर सर्किल की सहायता से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आप जब मास्टर सर्किल परचेज करेंगे तो परचेज करते समय आप देख लीजिएगा कि आपके मास्टर सर्किल में रेडियस दिया जा रहा है या फिर डायमीटर दिया जा रहा है। देखिए, मास्टर सर्किल एक पारदर्शी प्लास्टिक की एक वृत्ताकार चकती होती है, जिसकी परिधि पर सरकमफ्रेंस पर 0 से 360 डिग्री तक के चिन्ह अंकित होते हैं। इसे विभिन्न व्यास के, कभी कभी व्यास भी दिया जाता है, जब फाइल लिखा होगा तो व्यास होगा, और कभी कभी रेडियस भी दिया जाता है। विभिन्न व्यास के सर्किल को खींचने के लिए विभिन्न छिद्र भी बने होते हैं। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व को आपने देखा नहीं होगा, ये आपके मार्केट में अवेलेबल है। ये फ्रेंच कर्व आपका प्रैक्टिकल रूप में ऐसे दिख रहा है। ये 3 प्रकार के फ्रेंच कर्व मार्केट में मिलते हैं। आप ये बड़ा वाला ही परचेज करेंगे, ये छोटे वाले का यूज नहीं पड़ता है। बड़े वाले से काम को आप आसानी से कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? फ्रेंच कर्व की सहायता से हम आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको यदि इलिप्स ड्रॉ करना हो, इलिप्स मतलब अंडा, इलिप्स यदि आपको ड्रॉ करना हो तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क को खींचने के लिए हम फ्रेंच कर्व का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। बहुत ही आसानी से इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप इसकी सहायता से ड्राइंग बनाएंगे तो आप देखेंगे काफी आसानी से आप बना सकते हैं। इसके अलावा पेंसिल का शार्पनर, शार्पनर की सहायता से हम पेंसिल को साफ करते हैं। साफ करने का आपको 2 तरीका बताया गया था, चाहे तो हम चीजल शेप में करें या उसको हम कोनिकल शेप में करें। शार्पनर मार्केट में अवेलेबल है। इसको आप नटराज कंपनी का या अप्सरा कंपनी का परचेज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का भी बनता है और ये एल्यूमिनियम का भी आता है, मगर प्लास्टिक वाला सही होता है। प्लास्टिक का ही परचेज करेंगे, प्लास्टिक का ही आप परचेज करेंगे। इसकी सहायता से हम पेंसिल को कोनिकल शेप में बना सकते हैं। इसके अलावा है रेग मार्क दस्ता, सैंड पेपर। सैंड पेपर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सैंड पेपर पर ऐसे घिसते हैं। आपने देखा होगा घरों में हम प्रयोग करते हैं इमरी पेपर, दीवार को साफ करने के लिए, या फिर लोहे का ग्री रोज को साफ करने के लिए, जब जंग लग जाता है साफ करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपका सैंड पेपर है, या उसे रेड मार्क पेपर भी कहता है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? पेंसिल को साफ करने के लिए। तो आप देख सकते हैं शार्पनर यदि आपने परचेज कर लिया है तो ये आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। रबर, रबर या इरेजर या एक मुलायम और उत्तम क्वालिटी का रबर का ही प्रयोग करना चाहिए, जिसकी क्वालिटी कुछ है। रबर में रेसे नहीं निकलने चाहिए। इसको यदि आप ड्राइंग शीट पर रगड़ते हैं तो कोई रेसा नहीं निकलना चाहिए। पेंसिल से बने हुए आरेख सरलता व सफाई से मिट जानी चाहिए, और रबर के काला होने पर उसे आसानी से साफ हो जाना चाहिए।
तो रबर को परचेज करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि जितना ही मुलायम रबर होगा उतना ही अच्छी क्वालिटी का रबर होता है, जितना ही हार्ड रबर होगा वो आपके लिए अच्छी क्वालिटी नहीं है। अगला है एक रुमाल। रुमाल आप लोग सभी लोगों के पास होता है। रुमाल की सहायता से हम अपने हाथों को साफ करते हैं, क्योंकि ड्राइंग बनाने का नियम होता है कि सबसे पहले अपने हाथों को साफ कर लेना चाहिए, अपनी ड्राइंग शीट को साफ कर लेना चाहिए, कभी भी इधर उधर सामान को नहीं बिखरना चाहिए। तो इसके लिए हम रुमाल का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं ड्राइंग शीट का लेआउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम ड्राइंग को ड्रॉ करना शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले हमें लेआउट के स्ट्रक्चर के बारे में जानना आवश्यक होता है कि ड्राइंग को हम कहाँ पर बनाएं। तो इसका लेआउट ड्रॉ करने का तरीका है कि सबसे पहले आपका ड्राइंग, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को हम पेस्ट कर देते हैं। ये आपका ड्राइंग शीट लगा हुआ है। ड्राइंग शीट के ऊपर हम सेलो टेप की सहायता से इसको पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। ड्राइंग शीट को लगाने का एक तरीका होता है कि हमेशा इसके वर्किंग एज से, इसके कॉर्नर से हमेशा मैच कराना चाहिए। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमेशा इसके कॉर्नर को नीचे मैच करा करके ही बनाना चाहिए, अदरवाइज आपकी ड्राइंग टेढ़ी बन सकती है। जब आपका ड्राइंग शीट को आप क्लैंप कर देते हैं, चिपका लेते हैं, उसके बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको बॉर्डर लाइन खींचना चाहिए। आपको दिख रहा होगा इसमें बॉर्डर लाइन, ये जो 4 लाइन आपको दिख रही है, ये चारों लाइन आपकी बॉर्डर लाइन होती है, बाउंड्री लाइन। आपने देखा होगा क्रिकेट का मैदान में जब हम खेलते हैं तो वहां पर सबसे पहले हम बाउंड्री को ड्रॉ करते हैं, किसके अंदर आपको वर्क करना है। तो वैसे ही जब आप ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले बॉर्डर लाइन को खींचना पड़ता है। बॉर्डर लाइन खींचने के लिए हम HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। बॉर्डर लाइन खींचने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है कि आप हमेशा अपने लेफ्ट साइड से 20 mm और बाकी तीनों साइड से 5 mm के डायमेंशन को छोड़ते हैं। लेफ्ट साइड से 20 mm आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ 20 mm को हम ड्रॉ करते हैं और बाकी तीनों साइड से 5 mm ड्रॉ किया जाता है। 5 mm पे डायमेंशन को किया जाता है। इसको हम बाउंड्री लाइन कहेंगे। और यहाँ पर जो स्पेस बचता है इसको बोलते हैं वर्किंग स्पेस। और वर्किंग स्पेस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम टाइटर ब्लॉक बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड से 20 mm छोड़ा जाता है बाउंड्री खींचने के लिए, और राइट साइड के कॉर्नर पर एकदम नीचे हम एक टाइटल ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं। टाइटल ब्लॉक क्या प्रदर्शित करता है? टाइटल ब्लॉक प्रदर्शित करता है कि जो आप ड्राइंग बनाते हो वो किसने बनाया, कब बनाया और वो किस इंडस्ट्रीज का है, उसके बारे में हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्योंकि भविष्य में यदि गलती होती है तो ड्राइंग बनाने वाला जो होगा वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो ड्राइंग की इंफॉर्मेशन को हम इस टाइटल ब्लॉक में प्रदर्शित करते हैं। आपके अंदर एक क्वेश्चन भी राइज होता है कि क्यों यहाँ से आपको 20 mm दिखाई दे रहा है और बाकी साइड से 5 mm क्यों ड्रॉ करते हैं? तो इसके लिए कुछ कारण हैं। 3 कारण मेनली होते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि आप किधर से सीट को फोल्ड करें, मोड़े किधर से, इसको जानने के लिए हम एक साइड से 20 mm और बाकी साइड से 5 mm का गैप छोड़ते हैं। एक साइड से आपने 20 mm ड्रॉ कर दिया तो जिधर से आपको ये चौड़ाई ज्यादा दिखेगी आप उसके अपोजिट साइड से सीट को मोड़ते हैं, सीट को आप फोल्ड करके रखते हैं। जैसे कॉपी को आप बंद करते हैं तो कॉपी को डायरेक्टली आप क्लोज कर देते हो, तो यहाँ क्लोज नहीं करना है बल्कि सीट को रोल करके उसको फोल्ड किया जाता है। तो रोल किधर से करेंगे? जिधर से ये 5 mm का आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है उसी साइड से हम लोग रोल करेंगे तो ये 20 mm वाला क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो पहला रीजन कि सीट को हमें किधर से फोल्ड करना है। और दूसरा कारण, जब आप सीट को फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के बाद यदि 20 mm ऊपर आ जाएगा तो आप जानते हैं कि सीट कई दिनों तक पड़ी होगी, कई सालों तक पड़ी होगी, तो फटने का चांस रहता है। और आपको ये भी पता है कि हर एक वस्तु का जो किनारा होता है, कॉर्नर होता है, बहुत ही कमजोर होता है। तो यदि ये सीट भविष्य में फटेगी तो कॉर्नर से फटेगी। यदि आप यहीं से ड्राइंग बनाना शुरू कर देंगे तो आपकी ड्राइंग भी फट जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, मार्जिन को बढ़ा देते हैं, 20 mm कर देते हैं, ताकि
यदि आपकी सीट थोड़ी बहुत फट भी जाती है तो आपकी ड्राइंग में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तीसरा रीजन कि हम जानते हैं कि ड्राइंग में सिर्फ रेखा लाइन को ही ड्रॉ किया जाता है, इसमें कुछ लिखा नहीं जाता, क्योंकि आप जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स की एक लैंग्वेज होती है, तो इसमें सिर्फ लाइन को ही ड्रॉ किया जाता है। अब लाइन को ड्रॉ करने के लिए, जब लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे तो हमको यदि सीट पढ़ने के लिए मिल जाए तो हम समझ नहीं पाएंगे हमें पढ़ना किधर से है। हम इसको इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, तो हम कंफ्यूज हैं। तो इसको बचने के लिए क्या करते हैं, हम एक साइड से मार्जिन को ज्यादा देते हैं, तो सीट जब भी आप पकड़ेंगे तो जिधर से मार्जिन ज्यादा होगा वो आपके लेफ्ट साइड में आना चाहिए, बाएं साइड में आना चाहिए, और जिधर से मार्जिन कम होगा उसको हम लोग राइट साइड में पकड़ते हैं। तो ड्राइंग सीट पढ़ने के लिए तरीका ये होता है कि आप सीट को हमेशा लेफ्ट साइड में आपका 20 mm और राइट साइड में आपका 5 mm का गैप होना चाहिए। यदि आप सीट को फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करते समय आप इधर से ही करेंगे 5 mm की साइड से। इसका 3 कारण हमने बताया कि क्यों इधर 20 mm और 5 mm दिया था। पहला कारण कि सीट को फोल्ड किधर से करना है, दूसरा उसको भविष्य में फटने से बचाने के लिए, तीसरा कि ड्राइंग सीट को हम किधर से पढ़ना शुरू करें, इसीलिए हम एक साइड से 20 mm और बाकी साइड से 5 mm का गैप देते हैं। जब आप बाउंड्री लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, आपने क्या किया, आपको ड्राइंग शीट मिली, आपने ड्राइंग बोर्ड पे इसको चिपका दिया, फिर बॉर्डर लाइन को ड्रॉ कर दिया। बॉर्डर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसमें एक टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। टाइटल ब्लॉक कैसे बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो शीर्षक कक्ष टाइटल ब्लॉक को ड्राइंग शीट पर बाउंड्री लाइन के दाहिने कोने पर, दाहिने कोने आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर राइट साइड नीचे बनाया जा रहा है, दाहिने कोने को बनाया जाता है। भारतीय मानक BIS के अनुसार इसकी माप 185 गुणे 65 mm खींची जाती है। मतलब क्या हुआ, 185 mm ये लंबा होता है और 65 mm चौड़ा होता है, फिगर आप देख सकते हैं। हमेशा डायमेंशन इंडिया में mm में ही नापी जाती है, तो हमेशा हम लोग mm में ही पढ़ेंगे, ऑल डायमेंशन आर इन mm। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस दौरान हम इसको 150 गुणे 50 mm का ही खींचते हैं। जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तब आप टाइटल ब्लॉक 185 185 इंटू 65 का बनाते हैं। लेकिन जब आप क्लास में पढ़ते हैं एजुकेशन के लिए, तो आप 150 गुणे 50 mm का टाइटल ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। मतलब आप टाइटल ब्लॉक ऐसे खींचेंगे तो ये लंबाई आपको हो जाएगी 150 mm और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 50 mm। आप टाइटल ब्लॉक देख सकते हैं, टाइटल ब्लॉक भी दो प्रकार का होता है। एक टाइटल ब्लॉक है आपका जिसका हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, उसका डायमेंशन आप देख सकते हैं कि 185 mm गुणे 65 mm का होता है। दूसरा जो हम लोग क्लास रूम के लिए यूज करते हैं वो 185 के स्थान पे 150 हो जाएगा और 65 के स्थान पे 50 mm हो जाता है। तो ये डायमेंशन आप लोगों को याद होना चाहिए। कैसे ड्रॉ करते हैं जब आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो तो इसके लिए क्या करते हैं, एक 65 mm में नीचे से 20 mm पर एक लाइन खींचते हैं, नीचे से 20 mm पर एक लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा ऐसे खींचेंगे। और इधर से 55 mm पर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, इधर से 20 mm पर और इधर से आपका 55 mm पे लाइन खींचा जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इस साइड से लेफ्ट साइड से 25 mm पर एक और लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन, और इस 20 mm को दो भागों में डिवाइड करेंगे। ये आपको हो जाएगा 10-10 mm का दो लाइन खींच दिया। फिर क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका 65 का था, 65 में से 20 हमने खींचा, बचा कितना, 45। ये 45 mm का होगा, तो 45 mm में क्या करते हैं, ऊपर से 10 mm पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, क्षैतिज रेखा खींचते हैं।
45 में से 10 घटा दीजिए, बचा कितना? 35। अब 35 को 5 भागों में डिवाइड करते हैं तो 7 mm, तो 7 mm पर फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर 7 mm पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 7 mm पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचती है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 लाइनों को हमने ड्रॉ कर लिया, जिसके आधार पे हम टाइटल ब्लॉक को ड्रॉ करेंगे। और वर्टिकल लाइन आपको खींचना होता है, ये आपका 55 mm है, तो 55 mm में 20 mm पर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, फिर यहीं से 25 mm पर फिर एक और वर्टिकल लाइन को खींचते हैं। अब इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सबसे पहले यहाँ पर जो आपका एक वर्किंग स्पेस आपको मिलता है 130 गुणे 45 mm का, 130 mm लंबाई और 45 mm चौड़ाई, इसमें आप लिखते हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम जहां पे आप जॉब करते हैं, यानी अपने कंपनी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। और इधर जो आपका डायमेंशन दिया जा रहा है, इसको हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं और लिखते हैं, क्या लिखते हैं? DEZN। DEZN का मतलब होता है डिजाइन्ड, डिजाइनिंग किसने किया। जब आप किसी ड्राइंग को बनाते हैं तो उसमें डायमेंशन क्या होना चाहिए, कितनी लंबाई चौड़ाई का। जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आप बोलते हो कि हमारे पास 2 रूम बनेंगे, एक रूम की लंबाई 10 फीट गुणे 12 फीट का होगा, दूसरे का 15 फीट गुणे 15 फीट का होगा। तो डायमेंशन आप डिसाइड करते हैं आपकी एक जगह कितना अवेलेबल है उसके आधार पर। तो डिजाइन कौन ड्रॉ करता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजाइनर। डायमेंशन जो डिसाइड करता है, तो वो डायमेंशन आपका डिजाइनर होगा, उसका नाम यहाँ लिखेंगे और वो डेट लिखेंगे। अगला है आपका ड्रॉन, DRN, ड्रॉन बाई। जो ड्राइंग ड्रॉ करता बनाता है उसको बोलते हैं ड्राफ्टमैन। तो यहाँ पे ड्राफ्टमैन का नाम लिखा जाएगा कि ड्राइंग किसने बनाया। काम देखिए कैसे होता है। सपोज कीजिए आपके पास एक जमीन है, उस जमीन पे आपको बिल्डिंग बनाना है, तो आप सबसे पहले सोच लेते हैं कि आपको बिल्डिंग में कितने बेडरूम होने चाहिए, कितने डाइनिंग हॉल होना चाहिए, डाइनिंग रूम होने चाहिए, कितने किचन होने चाहिए, टॉयलेट बाथरूम कितना होगा, ये सारा आप डिसाइड करते हो। कितने लंबाई का होगा, तो ये डिसाइड करने के लिए डिजाइनर डिसाइड करेगा कि डिजाइन कितनी की होनी चाहिए। अब उस डिजाइन के आधार पर हम एक ड्राइंग बनाएंगे। आपने देखा है कि टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग शीट पर आपका वर्किंग स्पेस है, वर्किंग स्पेस में हम ड्राइंग को बनाते हैं। तो उस वर्किंग स्पेस में ड्राइंग किसने बनाया, ड्रॉन बाई, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। जब ड्राइंग बन जाती है तो उसको आप चेक करते हो, तो यहाँ पर चेक्ड बाई का नाम लिखा जाएगा और डेट लिखी जाएगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड, STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमने क्या लिया है, जैसे हम इंडिया में है तो इंडियन स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, ब्रिटेन में होंगे तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, अमेरिका में होंगे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड पे काम करेंगे। तो जिस देश में होते हैं उसके आधार पर वो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं। जैसे इंडिया में यह स्टैंडर्ड माना जाता है कि हमेशा डायमेंशन को आप mm मिलेंगे। यदि आपने लिख दिया IS, IS का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड, तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से यदि आप बनाते हैं तो हमेशा डायमेंशन को mm में ही पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि ब्रिटिश स्टैंडर्ड बनाएंगे तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड में BS के अनुसार आप डायमेंशन हमेशा इंच में लेते हैं या फुट में लेते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड अलग होता है। इंडियन स्टैंडर्ड के साथ यदि आपने IS लिख दिया तो वहां पर इंडियन स्टैंडर्ड यानी आर डायमेंशन आर इन mm पढ़ा जाता है। फिर यहाँ पे लिखा है APPD। APPD का मतलब होता है अप्रूव्ड बाय, किसने उसको अप्रूव किया। अप्रूव करने के लिए आप जो भी अधिकारी होते हैं वो अप्रूव करते हैं, उनका नाम और डेट लिखा आता है। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं 25 गुणे 10 mm पे जो स्पेस मिलता है, यहाँ लिखते हैं हम लोग स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है, एक टॉपिक भी है जिसको आप आगे पढ़ोगे। स्केल में हम यूज करते हैं कि डायमेंशन हम कितने का ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपकी बिल्डिंग में 10 मीटर लंबाई है, चूंकि आपकी सीट इतना बड़ा अवेलेबल है नहीं, तो हम क्या करते हैं 10 मीटर की लंबाई को 10 सेंटीमीटर से ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या माना है कि माना 10 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो इसका मतलब 10 मीटर जो होगा वो तो एक्चुअल में होगा, और जो 10 सेंटीमीटर हमने माना है वो आपके ड्राइंग में होगा। तो इसको बोलते हम लोग स्केल, यानी बड़ी चीजों को छोटा करना, या और कभी कभी छोटी चीजों को बड़ा करना। बड़ी चीजों को छोटा करने के लिए और छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए
हम स्केल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आप ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो मुख्य रूप से हम मानते हैं एक संबंधी एक। मतलब क्या हुआ, यदि वास्तव में उसकी लंबाई 1 मीटर है तो उसको भी हम लोग 1 मीटर की सहायता से ड्रॉ करेंगे। यानी ये जो पहला शब्द लिखा रहता है ये ड्राइंग में वस्तु की लंबाई को बताता है, और जो दूसरा शब्द हम लिखते हैं वो वास्तव में ड्राइंग वस्तु की लंबाई को बताता है। इससे संबंधित हम लोग एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, उसको आगे डिस्कस किया जाएगा। तो स्केल हम लिखेंगे कितना, याद कर लीजिएगा, एक संबंधी एक, 1:1। नीचे यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम का क्या मतलब है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ड्राइंग बनाने का दो तरीका होता है, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी के आधार पर ये फिगर बनाते हैं। अभी ये आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जब आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में जान जाएंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगला आपको दिखाई दे रहा है टाइटल ऑफ द ड्राइंग, ड्राइंग की टाइटल। यानी आप इसमें लिखते हैं कि आपका जो ड्राइंग आपने बनाया है वो किस चीज की ड्राइंग है, वो ड्राइंग किस चीज की है। तो यहाँ पे आप टॉपिक लिखेंगे, जैसे आप कॉपी में पढ़ते हो तो लिखते हो चैप्टर नंबर 1, उसका टॉपिक का नाम लिखते हो, वैसे ही ड्राइंग में हम उस टॉपिक का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, ड्राइंग में हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाता है जब लिखना हो, हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। या तो हम रेखाओं का प्रयोग करते हैं, तो दो भाषा, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ड्राइंग इंजीनियर्स की लैंग्वेज है, इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग कहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। यहाँ पे ड्राइंग का नंबर लिखते हैं, जो ड्राइंग आप लोग ड्रॉ करते हो वो कौन सी ड्राइंग है, पहला है दूसरा है, वो हम लोग ड्रॉ करते हैं।